नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका। मैं हूं बुक लवर और आप देख रहे हैं जयपुर बुक ट्यूबर। और यहां आपको मिलेगी बुक्स की अनबॉक्सिंग, उनके रिव्यूज़, उनकी समरीज और उनके एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड सभी तरह की वीडियोस। और हाँ, मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करता रहता हूं हर मंडे, थर्सडे और सैटरडे को। तो आज अपन जिस बुक के एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वो है एंड देन देयर वर नन, जो कि लिखी गई है अगाथा क्रिस्टी के द्वारा। ये उनकी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स में से है और शायद इसी बुक की वजह से उनको क्वीन ऑफ मिस्ट्री भी कहा जाता था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज, जैसा कि आप सबको पता है कि बाहर लॉकडाउन चल रहा है, तो घरों से बाहर बिना वजह ना निकलें। और अगर आपके एरिया में लॉकडाउन नहीं है तो जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने जारी करी है उनकी पालना करें। ये सीरीज सभी उन बुक लवर्स के लिए है जो बुक पढ़ने की इच्छा तो रखते हैं लेकिन कभी अपने बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं पढ़ पाते, तो कभी पैसों के कारण या कभी अपनी मन की मनमानी के चलते उसकी बुक पढ़ने की इच्छा एक इच्छा ही बन के रह जाती है। तो मेरा ये सीरीज़ स्टार्ट करने का मोटिव यही है कि सभी बुक्स के बारे में अच्छे से जान पाए, उनके बारे में जो सीक्रेट्स हैं बुक के अंदर, जो बातें लिखी हुई हैं अच्छी अच्छी, वो सब लोगों तक पहुँचे, कोई भी उससे वंचित ना रहे। इसलिए मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। इस सीरीज़ में अपन बुक की अनबॉक्सिंग से लेके उसके प्रीफेस और चैप्टर से होते हुए उसके एक्सप्लेनेशन और समरी तक साथ में चलेंगे। इस सीरीज़ को स्टार्ट करके मैंने एक न्यू चीज़ ट्राई करने की कोशिश करी है। अगर ये कोशिश कामयाब होती है तो मैं आगे भी इसी तरह के और वीडियोज़ लाता रहूँगा। आज की इस वीडियो में अपन अगाथा क्रिस्टी की मास्टरपीस कही जाने वाली बुक का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बुक वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ ऑल टाइम है। इसने अपने टाइम में अभी तक एटलीस्ट 100 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ ऑल ओवर द ग्लोब सेल करी है। और यहाँ तक कि BBC ने इसके ऊपर एक सीरीज़ भी बनाई है। तो शायद अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये बुक कितनी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो कहानी पर आते हैं अपन, ठीक है। कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि एक मिस्टर जस्टिस वॉरग्रेव नाम का आदमी है जो ट्रेन के फर्स्ट क्लास स्मोकिंग कैरेज में सफ़र कर रहा है और साथ में सिगार पीते पीते द टाइम्स नाम के अखबार से कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ रहा है। तभी वो एक बार के लिए खिड़की से बाहर देखता है और फिर अपनी घड़ी की तरफ देखकर बोलता है कि अभी भी 2 घंटे बचे हैं। फिर वो मन ही मन सोचने लगता है जो भी सोल्जर आइलैंड के बारे में अखबारों में उस वक्त चल रहा था उसके बारे में। उसके बाद हमें सोल्जर आइलैंड की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि कैसे सबसे पहले सोल्जर आइलैंड को एक अमेरिकन मिलियनेयर ने खरीदा था बिकॉज उसे याचिंग बहुत पसंद था। उसने यहाँ एक बहुत ही सुंदर घर भी बनवाया था, पर अनलकीली उसकी जो न्यू वाइफ थी, थर्ड न्यू वाइफ, वो एक अच्छी सेलर नहीं थी। तो मजबूरन मिलियनेयर को भी अपना एक घर और आइलैंड बेचने पड़े। कुछ लोगों का कहना था कि वो आइलैंड हॉलीवुड स्टार मिस गैब्रियल टर्ल ने खरीदा है क्योंकि वो कुछ समय सभी तरह की पब्लिसिटी से दूर बिताना चाहती थी। तो कुछ का मानना था कि आइलैंड किसी कपल ने खरीदा है हनीमून मनाने के लिए। वहीं दूसरी ओर कुछ हवाइयाँ ऐसी भी उड़ी थी अफवाह कि ये आइलैंड जो है वो गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया है ताकि वो अपने साइंटिस्ट को यहाँ पे कुछ गुपचुप एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जगह दे सके। लेकिन सच्चाई चाहे कुछ भी हो, कुछ तो बात थी उस सोल्जर आइलैंड में जिसकी वजह से उसके हर तरफ इतने चर्चे हो रहे थे। इन सभी खबरों में एक खबर सबसे अलग थी, वो ये थी कि सोल्जर आइलैंड को एक मिस्टर ओवेन नाम के व्यक्ति ने फाइनली खरीद लिया है। इसी के साथ कहानी वापस मिस्टर जस्टिस वॉरग्रेव पर लौटती है जो अभी भी ट्रेन में ही है और अपनी जेब से एक लेटर निकालकर उसे पढ़ने लगता है। लेटर में जो हैंडराइटिंग थी वो उतनी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी लेटर को देखकर इतना आइडिया लगाया जा सकता था कि उसमें क्या लिखा है। लेटर में लिखा हुआ था कि डियरेस्ट लॉरेंस, इतने साल में हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, तुम्हें ज़रूर से सोल्जर आइलैंड आना चाहिए। ये बहुत अलग जगह है, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। 1240 पैडिंगटन, मीट यू एट ओक ब्रिज। और नीचे साइन किया हुआ था कॉन्स्टेंस कल्मिंगटन के नाम से। अब मिस्टर जस्टिस वॉरग्रेव सोच रहे थे कि उन्होंने आखिरी बार इस लेडी कॉन्स्टेंस कल्मिंगटन को कब देखा था। यही कोई करीब 7 साल या फिर 8 साल पहले, जब वो इटली जा रही थी। उसके बाद खबर आई कि वो वहाँ से सीरिया चली गई हैं। कॉन्स्टेंस कल्मिंगटन एक ऐसी लेडी थी जो खुशी खुशी उस आइलैंड को परचेस करना चाहती और उस आइलैंड की मिस्ट्री से खुद को जोड़ना चाहती। बस इतना कहकर ही वो हाँ में सिर हिलाते अपने लॉजिक के साथ, जैसे उन्होंने गर्दन झुकाई और वो सो गए। अभी तक हमें इस कहानी के फर्स्ट कैरेक्टर के बारे में पता चला है, वो किस तरह से अपने एक जानकार के कहने पर सोल्जर आइलैंड जा रहा है। अब आगे हमें इस कहानी के सेकंड कैरेक्टर से मिलवाया जाता है जिसका नाम है वेरा क्लेथरोन। वो भी ट्रेन में ही सफ़र कर रही है लेकिन एक थर्ड क्लास कैरेज में। उसके अलावा उसके डिब्बे में 5 और लोग थे। वेरा क्लेथरोन अभी अपनी आंखें बंद करके सोच ही रही थी
कि इस ट्रेन में सफ़र करना कितना बुरा है, कितनी गर्मी है, और तभी दूसरे पल वो अपने आप को खुशकिस्मत समझती है कि उसे ये जॉब मिल गई। फिर वो अपना लेटर की तरफ देखती है जिसमें लिखा होता है कि डियर वेला वेरा क्लेथ्रॉन, हमें आपके बारे में एक स्किल्ड वुमेन एजेंसी से पता चला है, और जिस पोस्ट के लिए हम कोई वर्कर ढूंढ रहे हैं उन्होंने उस पोस्ट के लिए आपको रिकमेंड करा है। हम आपको वो सैलरी भी देने में बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं जो आपने मांगी है। अगर आप ड्यूटी 8 अगस्त से ज्वाइन करती हैं तो आपको 12:40 पर पैडिंगटन से ट्रेन लीजिए और ओक ब्रिज स्टेशन पर मिलिए। खर्चे के लिए आपको इस चिट्ठी के साथ कुछ पैसे भी दिए गए हैं। योर्स ट्रूली, उना नैन्सी ओवेन। और लेटर पर स्टैंप लगी होती है, सोल्जर आइलैंड, स्टिकल हेवन, डिवॉन कोस्ट। अभी वेरा क्लेथ्रॉन उस घर के बारे में सोच ही रही होती है जो सोल्जर आइलैंड पर उस अमेरिकन मिलियनेयर ने बनवाया होगा। बेसिकली वो उसके लिए डे ड्रीमिंग करने लगती है, क्योंकि उसको उस घर को लेके वेरा क्लेथ्रो बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज हो चुकी थी, क्योंकि वो एक काफ़ी बड़ा मिलियनेयर आदमी था और उसने वो घर बनवाया था, तो वो डेफिनेटली सभी तरह की सुविधाओं से लेस होगा। इसलिए सोचते सोचते वो दूसरे ख्यालों में खो जाती है और खुद से कहती है कि काश उसे एक अच्छी जॉब मिल जाए, एक डिसेंट से स्कूल में, तो उसे यूँ किसी थर्ड क्लास स्कूल में परेशान ना होना पड़े। आगे वेरा क्लेथ्रोन सोचती है, मिस हैमिल्टन ने अपने इकलौते ह्यूगो पर दया करी थी, लेकिन खैर जाने दो, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी। तभी उसके दिमाग में एक पिक्चर आती है जिसमें सिरिल स्विमिंग कर रही है और इसी वजह से उसका सिर पानी में बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, और सिरिल के पीछे पीछे वेरा भी स्विमिंग कर रही है, ये जानते हुए भी कि वो पक्का लेट होने वाले हैं। और फिर दूसरे ही पल को वो बीच पर एंजॉय कर रहे हैं, मिट्टी पर लेटे हुए। तभी फिर से ह्यूगो के बारे में सोचने लगती हैं वेरा क्लेथ्रॉन। वो ह्यूगो ही था कि उससे प्यार हो गया, जिसने उससे कहा था कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। वेरा खुद से कहती है कि उसे ह्यूगो के बारे में नहीं सोचना, और इतना कहने के साथ ही वो अपनी आंखें खोलती है और देखती है एक टॉल ब्राउन फेस आदमी को, जो उसे कुछ एरोगेंट एंड क्रूअल सा नज़र आता है, जो ट्रेन में उसके सामने बैठा हुआ था। उसको देख के वेरा क्लेथ्रो अंदाज़ा लगाती हैं कि ये इंसान ज़रूर किसी कठिन स्थिति से जूझ के आया होगा और इसने बहुत बुरे हालात भी देखे होंगे। अब कहानी मुड़ती है हमारी स्टोरी के थर्ड कैरेक्टर के ऊपर, जिसका नाम है कैप्टन फिलिप लोम्बार्ड। फिलिप लोम्बार्ड अपने सामने बैठी लड़की को एक तेज़ नज़र से देखता है और सोचता है कि ये कितनी अट्रैक्टिव है, शायद से स्कूल में पढ़ाती होगी। ये एक ऐसी लड़की है जिसकी हर कोई कल्पना करता है। तभी अचानक से वो अपनी सोच को वहीं रोक लगाता है और कहता है कि उसने इस सब में नहीं पढ़ना चाहिए और अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, ये बिजनेस का मामला है। क्लेवर गाय, गुड डिसीजन। शक्ति जाग गई कैप्टन साहब की। फिर हमें बताया जाता है कि मिस्टर फिलिप लोम्बार्ड किसी आइजैक मॉरिस नाम की व्यक्ति से कुछ बात कर रहा है। फिलिप कहता है कि तुम मुझे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते ना, 100 गिनी से ज़्यादा। इसैक हाँ में अपना सर हिलाता है और फिलिप को कहता है कि मेरा क्लाइंट आपकी सिचुएशन समझता है और इसलिए आपको 100 गिनी देने के लिए तैयार है, लेकिन बदले में आपको स्टिकल हेवन जाना होगा, जो डिवॉन में है। सबसे पास वाला स्टेशन है ओक ब्रिज का। वहाँ से आपको सोल्जर आइलैंड लेके जाया जाएगा, स्टिकल हेवन से होते हुए, और मेरे क्लाइंट के डिस्पोजल तक आपको वहीं रहना होगा। कैप्टन फिलिप कुछ पूछता है कि उसमें कितना समय लगेगा। ऐसा एक जवाब देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। नीचे ठीक करते हुए कैप्टन लम्बार्ड बोलता है, तुम्हें पता है ना कि मैं कुछ भी इलीगल नहीं कर सकता। तो इसके जवाब में ऐसा कहता है कि अगर तुमको लगता है कि कुछ इलीगल हो रहा है तो तुम उसी वक्त काम बंद कर सकते हो, हमारी तरफ से तुम्हें पूरी आज़ादी है। इतना कहते ही आइजैक वहाँ से जाने लगता है और कैप्टन फिलिप भी सोचता है कि कुछ भी हो, सोल्जर आइलैंड पर मज़ा तो आने वाला है, और अपनी मंजिल सोल्जर आइलैंड को मानकर वो भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है, आने वाले खतरों से बिल्कुल अनजान होकर। फिर हमारा ध्यान खींच लिया जाता है मिसेस एमिली ब्रेंट की तरफ, जो एक नॉन स्मोकिंग गैराज में सफ़र कर रही थी। उनकी उम्र यही कोई तकरीबन 65 ईयर्स के आसपास की रही होगी, और उनके पिता फ़ौज में कर्नल रहे थे। तो जैसा कि आपको पता है भाई, कर्नल लोग जो होते हैं उनकी बहुत स्ट्रिक्ट लाइफ होती है, एकदम रूल्स बेस्ड होती है, प्रिंसिपल्स और मोरल्स उनके बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो सेम कर्नल साहब के साथ भी था, और उन्होंने यही चीज़ अपनी बेटी मिस एमिली ब्रेंट में भी ट्रांसफ़र करी थी। तो एमिली ब्रेंट भी बिल्कुल स्ट्रेट सीधा 65 ईयर्स के होने के बावजूद भी बिल्कुल स्ट्रेट बैठी हुई थी डिब्बे के अंदर, और वो थोड़े से पुराने विचार की लेडीज़ थी। आगे हम इस एमिली ब्रेंट के विचारों को समझ पाते हैं जब वो कहती है कि ये सब लोग गलत हैं, कैसे बेढंगे तरीके से बैठे हुए हैं, इन सब के विचार गलत हैं।
और अपने आप को इस ओवर क्राउडेड डब्बे में, जहाँ गर्मी भी लग रही थी उन्हें, सफ़र करने के लिए कोस दिए। उनका मानना है कि आजकल के लोग बिना कारण ही छोटी छोटी बातों का हंगामा बनाने लगे। उन्हें दांत निकलवाने से पहले इंजेक्शन चाहिए, अगर नींद नहीं आ रही है तो रात को दवाइयाँ ले लेंगे। उनको बैठने के लिए भी आरामदायक कुर्सी सोफे चाहिए। लड़कियां तो बिल्कुल बेढंगे तरीके से रहने लगी हैं। बीच पर धूप सेकने के नाम से अंग धड़ंग कपड़े पहनकर लेटना कहाँ की समझदारी है। इसके बाद उन्हें याद आती है अपनी पिछली गर्मी की छुट्टियां, जो उन्होंने एक शानदार जगह पर बिताई थी। पर इस बार उन्हें सोल्जर आइलैंड जाना पड़ रहा है। वो अपने बैग से निकाल कर उस लेटर को दोबारा पढ़ती हैं, जो वो पहले कई बार पढ़ चुकी हैं। उस लेटर में लिखा होता है कि डियर मिस ब्रेंट, मुझे आशा है कि मैं आपको याद हूँ। शायद हम कुछ साल पहले बेलहेवन गेस्ट हाउस में मिले थे और वहाँ हमने बातें करी थी, और हमें बात करने से पता चला था कि हम दोनों में बहुत सी बातें कॉमन हैं। अब मैं अपना खुद का एक गेस्ट हाउस खोल रहा हूँ सोल्जर आइलैंड पे, जो कि हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह साबित हो सकती है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप वहाँ आएंगी तो। शायद अगस्त में आपका आना ठीक रहेगा, 8 तारीख को। योर्स सिंसियरली UNO। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन मिसेस एमिली ब्रेंट अभी भी यही सोच रही थी कि ये जो लेटर उनको भेजा है, किसने भेजा है, क्योंकि नाम जो था वो तो एब्रीविएशन फॉर्म में लिखा था, शॉर्ट फॉर्म में U.N.O, और सिग्नेचर तो वैसे ही समझ नहीं आ रहे थे। फिर वो खुद को ये कहकर दिलासा देती हैं कि साइन तो सभी लोग ऐसे ही करते हैं, इसमें क्या ही नया है। लेकिन वो अभी तक उस नाम को नहीं समझ पाई थी जिसने उन्हें ये लेटर भेजा होगा। और इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए वो पिछले साल बेलहैव गेस्ट हाउस में बिताई गई अपनी छुट्टियों के समय बने दोस्तों के नाम याद करने की कोशिश करती है। क्या ये चिट्ठी मिस ऑल्टन ने भेजी होगी, या फिर हो सकता है शायद मिस ऑर्मन ने भेजी हो। नहीं, वो ज़रूर से मिसेस ओलिवर ही हो सकती हैं। हाँ, मिस ओलिवर ने मुझे एक खत भेजा होगा। फिर वो सोल्जर आइलैंड के बारे में सोचने लगती है कि ना जाने इसमें ऐसी कौन सी बात है जो ये इतना सुर्खियों में बना हुआ है। कभी ये एक अमेरिकन मिलियनेयर का हुआ करता था। वैसे खबर तो बीच में ये भी आई थी कि इसे किसी हॉलीवुड स्टार ने खरीद लिया, और अब ये पता नहीं किस मिस ओलिवर का था या फिर शायद मिसेस ओलिवर के पास था, जिसने इसे गेस्ट हाउस बना दिया। लोग भी कितने बेवकूफ़ होते हैं, पहले तो शौक शौक में आइलैंड जैसी चीज़ खरीद लेते हैं, और फिर बाद में जब उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में उन्हें पता लगता है तो उसे जल्दी से जल्दी बेच भी देते हैं। वैसे भी अकेला और बेजान सा पड़ा आइलैंड ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही महंगा हो सकता है। खैर, मुझे क्या, मुझे तो इस साल बढ़ते कर्जे और घटती सैलरी के बावजूद भी एक हॉलीडे मिल गया, तो मेरे लिए तो ये सौदा अच्छा ही है। वैसे मैं यहाँ एक बात ऐड करना चाहूँगा। इतना सब कहने के बाद जो मिस एमिली ब्रेंट ने कहा ना कि मुझे क्या, बस उसी वक्त मुझे इंडियन आंटीज़ की याद आ गई। वो मोहल्ले वाली जो 2-3 घंटे चुगली करने के बाद भी कहती कि जाने दो अपने को क्या। मतलब सीरियसली यार, अगर तुमको कुछ करना ही नहीं है तो इतनी देर से इस पर चर्चा हो ही क्यों रही है। खैर, जाने दो, क्या ही कह सकते हैं। वंस आमादा ऑलवेज आमादा। इसी के साथ हमें भी मिसेस एमिली ब्रेंट से हॉलीडे मिल जाता है, और राइटर हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं स्टोरी के एक और कैरेक्टर से, जो कि है जनरल मैकआर्थर। जनरल मैकआर्थर खिड़की से बाहर देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ट्रेन तो अभी अभी एक्सटर्सर में एंटर ही हुई है। तो वो वापस अपनी सीट पर बैठकर सोचने लगते हैं कि ये मिस्टर ओवन बंदा आखिर है कौन। मे बी शायद कोई मेरा जानकार रहा हो, लेकिन ये मेरे कुछ दोस्तों को भी जानता है, तो शायद से हो सकता है कि कलीग ही हो मेरा। वैसे भी जनरल मैकआर्थर कुछ परेशान से रहने लगे थे उस वाक्य के बाद जो 30 साल पहले उनके साथ हुआ था। अभी मैं जनरल मैकआर्थर सोच ही रहे थे कि उस 30 साल पहले हुए हादसे ने और उससे उड़ी अफवाह ने उनके नाम पर लगभग कालिक पोत ही दी थी। जो लेटर जनरल मैकआर्थर को मिला था उसमें बस इतना ही लिखा था कि ये एक तरह का रीयूनियन है, जहाँ तुम्हारे पुराने साथी भी होंगे और कुछ 2-3 खास लोग भी। तो मेरे ख्याल से जनरल, तुम्हें भी आना चाहिए। जनरल मैकआर्थर सिर्फ अपने पुराने साथियों के मिलने के लालच में सोल्जर आइलैंड की तरफ खींचे चले जा रहे थे। जनरल मैकआर्थर को आइलैंड के बारे में बस इतना ही पता था कि ये किसी यंग एल्मर रॉबसन के नाम के अमेरिकन मिलियनेयर का था, जिसने यहाँ पर एक बहुत ही आलीशान मकान बनवाया था सफ़ेद रंग का, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके। लेकिन तभी उनको उस आइलैंड को लेकर शक भी होने लगा कि इस आइलैंड में गवर्नमेंट की भी तो रुचि रही थी, कुछ तो खास है इस आइलैंड में। तभी तो आर्मी से लेके एयरफोर्स तक के बेस थे यहाँ पे, इनके कब्जे में रहा था ये आइलैंड। खैर, जनरल मैकआर्थर फिर से अपनी प्रेजेंट की दुनिया में आते हैं, ख्याली दुनिया से निकलकर सोच अपनी बंद करके, और कहते हैं कि अभी तो एक्सेटर ही पहुँचे, मुझे 1 घंटा और लगने वाला है। अब समय है कहानी के एक और नए कैरेक्टर से मिलने का, जिसका नाम है डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग।
इनकी लाइफ में एक समय ऐसा भी था जब ये हार्ले स्ट्रीट के अपने कंसल्टिंग ऑफिस में सबसे लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स और सबसे लग्जरियस फर्निशिंग के बीच रहा करते थे। ये अपने काम में बहुत माहिर व्यक्ति थे, लेकिन आज के ज़माने में सक्सेस पाने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। आपके पास लक भी होना चाहिए, और बदकिस्मती से डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के पास वो नहीं था। लेकिन आज डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग बहुत खुश थे, क्योंकि आज वो लंदन की इन गलियों को छोड़कर एक लंबी वैकेशन मनाने के लिए डिवॉन कोस्ट के एक आइलैंड पे जाने वाले, वही सोल्जर आइलैंड। वैसे अगर देखा जाए तो ये कोई ऑफिशियल हॉलीडे तो था नहीं। वो तो यहाँ पर एक लेटर की वजह से आए थे, जो उन्हें कुछ दिन पहले मिला था, और साथ में एक चेक भी, जिसमें उनकी फ़ीस से बहुत ज़्यादा पैसे दे रखे थे। चेक देखकर डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग सोचते हैं कि ज़रूर ये ओवेन फैमिली बहुत मालदार होंगे। उनकी फैमिली में बस एक ही दिक्कत थी, वो थी मिस्टर ओवेन की वाइफ, जिसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। मिस्टर ओवन चाहते थे कि डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग उनकी वाइफ पर एक रिपोर्ट तैयार करे, वो भी उनकी वाइफ को बिना पता चले। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोलते हैं, चाहे जो भी हो, मेरे बिजनेस के लिए तो अच्छा ही है। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के पास जितनी भी महिलाएं आती थी, उनमें से ज़्यादातर को सिर्फ बोरियत की शिकायत होती थी। लेकिन डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग फिर भी उन्हें कोई ना कोई ट्रीटमेंट या दवाई दे ही दिया करते थे। अभी उनकी लाइफ में जो भी चल रहा हो, लेकिन वो बहुत खुश हैं कि उन्होंने अपने आप को उस मोड़ पर रोक लिया। आज से यही कोई 10 या फिर शायद 15 साल पहले, उस हादसे के बाद वो बिखर से गए थे, और उन्हें वापस खुद को समेटने में बहुत ज़्यादा समय लगा था। अब तो उन्होंने शराब पीना भी छोड़ दिया है। वैसे वो मामला बहुत करीब का था। ये सब दुविधा अभी डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के दिमाग में चल ही रही थी कि अचानक से एक 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उनके पास से एक गाड़ी गुजरी, जिसके कारण वो रोड के किनारे गिरते गिरते बचे थे। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग बोले कि ये ज़रूर वही बेवकूफ़ लोग होंगे जो बिना वजह दौड़ धूप करते रहते हैं सारा दिन इधर से उधर। मुझे नफरत है इनसे, पागल कहीं के। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग सोचने लगते हैं कि वैसे मामला तो ये भी बहुत करीब का ही था। इस बार हमें मिलवाया जाता है टोनी मास्टन नाम के एक लड़के से, जो रोड पर बेढंगे तरीके से गाड़ी चलाने वालों को देखकर उस वक्त चिड़चिड़ा सा हो रहा है। उफ, क्या आफत है। रोड पर इस तरह से गाड़ी चलाने वाले भी एक मुसीबत ही हैं, और ये गाड़ी चलाते भी तो बिल्कुल रोड के बीचों बीच हैं। इंग्लैंड का तो यही हाल है, पर कम से कम फ्रांस से तो ठीक ही है। अब इस सब को साइड में रखकर वो सोचने लगता है कि उसे शायद एक ड्रिंक ले लेनी चाहिए, या आगे बढ़ते रहना चाहिए। वैसे टाइम तो काफ़ी है, और दूरी भी यही कोई कुछ 100 मील के आसपास की बची है, तो मेरे ख्याल से मुझे एक ड्रिंक ले ही लेनी चाहिए। और वो इतना कह के होटल के अंदर जाता है, एक गिन और गिंगर बियर ऑर्डर करता है, और उसी चीज़ के बारे में सोचने लगता है जो सबको एक एक करके अपनी ओर बुला रही थी। वो है सोल्जर आइलैंड। कैसा होगा वो? शायद अच्छा ही हो। कम से कम मैं तो यही चाहता हूँ। और आखिर कौन है ये मिस्टर एंड मिसेस ओवेंस? ज़रूर बहुत रईस होंगे। बेजर ऐसे लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने में बहुत माहिर था, और हो भी क्यों ना, उसके पास खुद के लिए तो कुछ पैसे थे नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पीने के लिए कुछ अच्छा इंतज़ाम हो। काश मिसेस गैब्रियल टर्ल द्वारा सोल्जर आइलैंड खरीदे जाने की खबर सच होती, तो मुझे उस सेलिब्रिटी वाली भीड़ का हिस्सा बनने में बहुत ज़्यादा खुशी होती। पर अब क्या ही कर सकते हैं, मेरे हिसाब से वहाँ कुछ लड़कियाँ तो होंगी ही। बस इतना कहकर वो होटल से बाहर आता है, अंगड़ाई लेता है, नीले आसमान की तरफ देखता है, और वहाँ से रवाना होने लगता है। वहाँ खड़े लोग उसके सफ़ेद चेहरे, अच्छे शरीर, चमकदार बाल और नीली आंखों को देख ही रहे होते हैं। वो इतनी तेज़ रफ्तार से अपनी गाड़ी वहाँ से निकालता है कि पास ही खड़े लोग और बच्चे जान बचाने के लिए रोड के साइड में कूदते हैं। अब हमारा परिचय कराया जाता है मिस्टर ब्लोर से, जो प्लेमोथ से आ रहे थे। मिस्टर ब्लोर के अलावा उस डिब्बे में एक बूढ़ा व्यक्ति और था, जिसकी आंखें थोड़ी धुंधला चुकी थी उम्र दराज होने के कारण। मिस्टर ब्लोर अपनी छोटी सी नोटबुक में कुछ लिख रहे थे। यही है वो सब, सब के सब। एमिली ब्रेंट, वेरा क्लेथरॉन, डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, एंथनी मार्स्टन, ओल्ड जस्टिस वॉरग्रेव, कैप्टन फिलिप लोम्बार्ड, जनरल मैकार्थर, सीएमजी, डीएसओ, और अंत में नौकर मिस्टर रॉजर्स एंड नौकरानी मिसेस रॉजर्स, जो कि पति पत्नी है। उसने अपनी नोटबुक बंद करी और वापस अपनी जेब में रख ली। फिर एक नज़र उस बूढ़े व्यक्ति पर डाली और खुद से बोले कि काम तो आसान ही लग रहा है। उम्मीद है कि मैं ये ठीक से कर पाऊँ। शायद मैं अच्छा लग रहा हूँ। वो खड़ा होकर खुद को शीशे में देखने लगा। उसकी आंखें ग्रे कलर की थी और बहुत ज़्यादा पास पास थी। उसके चेहरे पर बहुत कम भाव दिख रहे थे, लगभग इमोशनलेस सा ही था वो चेहरा।
आईने में देखकर वो बोलता है, नेचर कैसा रहेगा? नहीं नहीं, वो बूढ़ा फौजी जनरल मैकार्थर मुझे पहचान ही लेगा। तो फिर साउथ अफ्रीका कैसा रहेगा? हाँ, ये ठीक है। वैसे भी इनमें से कोई साउथ अफ्रीका से नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ। फिर अभी मैंने जो जनरल पढ़ी है उससे मुझे साउथ अफ्रीका के बारे में अच्छी खासी जानकारी भी मिल गई है, तो मुझे उसके बारे में बात करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मिस्टर ब्लोर एक लंबी सांस भर के कहते हैं, हाँ, सोल्जर आइलैंड। मुझे याद है जब मैं एक बच्चा हुआ करता था, समुद्र से 1 मील दूर चट्टान से घिरा एक आइलैंड, और फिर वहाँ जाकर घर बनाना बहुत अजीब सा है। खैर, अमीर लोग होते भी अजीब ही हैं बहुत। पास ही कोने में सो रहे आदमी ने आंखें खोली और बोला कि समुद्र के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। मिस्टर ब्लोर ने हाँ में हाथ से हिलाया। बूढ़े व्यक्ति ने 2 बार हिचकियाँ ली और उसके बाद बोला, आंधी आने वाली है। मिस्टर ब्लोर बोले, नहीं, आज तो कितना अच्छा दिन निकला है, क्या कह रहे हैं आप? बूढ़ा व्यक्ति कुछ झुंझलाते हुए बोला, आंधी आने वाली है, मुझे महक आ रही है उसकी। मिस्टर ब्लोर बोले, हो सकता है कि आप सही हो। गाड़ी स्टेशन पर रुकी ही थी कि वो बूढ़ा व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और बोला कि मैं तो यहीं उतरूंगा। उसने खिड़की खोलने की कोशिश करी। मिस्टर ब्लोर ने उसकी सहायता करी। बूढ़ा व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसने अपनी हाथ ऊपर की तरफ उठाए और अपनी आंखें झपकाई और बोला, देखो और प्रार्थना करो, देखो और प्रार्थना करो, फैसले का दिन करीब है। वो स्टेशन पर उतरा और मिस्टर ब्लेयर की तरफ आंखें करके बोला, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यंग मैन, फैसले की घड़ी बहुत नज़दीक है। मिस्टर ब्लेयर अपनी सीट पर बैठते हुए बोले कि मुझसे ज़्यादा फैसले के दिन के करीब तो तुम लग रहे हो। बस इसी के साथ हमारी आज की बुक एंड देन देवर नन के चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन यहीं ख़त्म होता है और अपने साथ पीछे छोड़ जाता है हमारे लिए कई सारे सवाल ऐसे जो किसी अनसुलझे रहस्य की तरह हमारे जहन में घर कर जाते हैं। जैसे कि मिसेस कॉन्स्टेंस कल्मिंगटन, जिन्होंने मिस्टर जस्टिस वॉरग्रेव को सोल्जर आइलैंड पर इनवाइट करा, वो कौन है? उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? कौन है सिरिल और ह्यूगो, जिनके बारे में वेरा क्लेथ्रॉन ना चाहकर भी खुद को सोचने से नहीं रोक पा रही है? फिलिप लोम्बार्ड इस काम से आया था यहाँ पे, और वो कौन सा काम है जिसके लिए उसे 100 गिनी मिलने वाले हैं? मिसेस एमिली ब्रेंट किससे मिलेंगी आखिर सोल्जर आइलैंड पर? मिसेस ऑल्टन, मिसेस ऑर्मन, या फिर मिसेस ओलिवर से? या फिर कोई और है जो मिसेस एमिली ब्रेंट का ही इंतज़ार कर रहा है सोल्जर आइलैंड पर? आखिर क्या हुआ था जनरल मैकार्थर के साथ 30 साल पहले, जिसने उनके नाम पर कालिद पोत दी थी? डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग किस घटना की बात कर रहे थे जो उनके साथ 10-15 साल पहले घटी थी और जिससे वो बाल बाल बचे थे? टोनी मार्स्टन कौन है जिस और बैडजर कौन है जिसने टोनी मार्स्टन को यहाँ आने का सुझाव दिया? और अंत में सबसे सस्पिशियस आदमी मिस्टर ब्लोर, जो वहाँ आ रहे सभी लोगों के नाम जानते हैं और उनके बारे में भी जानते हैं। मिस्टर ब्लोर की बचपन की यादों में एक याद सोल्जर आइलैंड की भी है। सोल्जर आइलैंड पर काम कर रहे स्टाफ के 2 लोगों को मिस्टर ब्लोर ऑलरेडी जानते हैं वहाँ पहुँचने से पहले, और सबसे अपनी असली आइडेंटिटी छुपा रहे हैं, एक नकली कहानी बुन रहे हैं अपने आप के लिए कि वो साउथ अफ्रीका से आए हैं। आखिर क्या कारण है मिस्टर ब्लोर के ऐसे रवैये का? हमारी इन सब सवालों का जवाब मिलेगा हमें इस कहानी के आगे आने वाले चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन में। और हाँ, याद रहे मैं इसी तरह की वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ हर थर्सडे, मंडे और सैटरडे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस बुक की रिव्यू, अनबॉक्सिंग या स्टोरी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट बॉक्स खुला है ना यार, वहाँ जाओ, मुझे बताओ। वैसे मैंने इस बुक की अनबॉक्सिंग की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डोंट फॉरगेट टू गो एंड चेक इट आउट। अब मैं आपसे मिलूँगा 17 मई मंडे को इस बुक के 2nd चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।